नमस्कार, मैं डॉक्टर अमोल कुमार पाटिल। मैं रोबोटिक न्यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ अपोलो हॉस्पिटल में मुंबई में। वी आर ऑल फेसिंग दिस कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये टाइम में थोड़ा मैं आपको रोबोटिक और रोबोटिक्स के फ़ायदे और उसके जो भी इफ़ेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। तो रोबोटिक सर्जरीज एग्जैक्टली क्या होता है? रोबोटिक सर्जरी यानी इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक डिवाइस है, जैसे कंप्यूटर में पूरा उसमें सर्जरी के स्टेप्स फीड किए हैं और वो इंस्ट्रूमेंट खुद ऑपरेट करेगा। रोबोटिक सर्जरी का मतलब ऐसा होता है कि ये सर्जरी भी ऑपरेशन जो होता है वो सर्जन ही करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मैं बताया आपको कि कोई मशीन कर रहा है, ये मशीन के द्वारा किया जाता है और सर्जन खुद करता है। रोबोट का मेन पार्ट्स क्या रहता है कि एक रोबोट का इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसके कुछ आर्म्स रहते हैं और फिर एक कंसोल होता है, कंसोल पे जहाँ पे सर्जन बैठते हैं और सर्जन पे दो मास्टर कंट्रोल्स रहते हैं। उसके द्वारा वो मूवमेंट जो करते हैं या जो भी प्रोसीजर का स्टेप्स करते हैं, वही स्टेप्स रोबोट अपने आर्म से जो पेशेंट पे डॉक किया रहता है वहाँ उसका मूवमेंट्स मिमिक होते हैं, यानी प्रसारित किए जाते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई सॉफ्टवेयर, जैसे मैं बार बार यही बताना चाहता हूँ कि लोगों के गलत फहमी ऐसे है कि कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वो यूज करके ऑपरेट करते हैं। ऐसे नहीं रहता है। इसको सर्जन खुद, जो ओपन सर्जरी में जो स्टेप्स रहते हैं या लैप्रोस्कोपी में स्टेप्स रहते हैं, वही स्टेप्स सर्जन खुद करते रहते हैं। एक कंप्यूटर के माध्यम से वो स्टेप्स वो रोबोटिक आर्म्स यूज करके करते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है? जैसे कि नॉर्मली भी हम ओपन सर्जरी करते हैं, लैप्रोस्कोपी सर्जरी, तो रोबोटिक का क्या एडवांटेज है? एक ईरा था जब हम सब सर्जरीज, लैप्रोस्कोपी के पहले वाला ईरा था जब सब सर्जरीज हम ओपन सर्जरी से करते थे। ओपन सर्जरी का बाद में, ओपन सर्जरी के ईरा के बाद में आया लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और उसके बाद में भी हम कर रहे हैं रोबोटिक। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के एडवांटेजेस क्या है ओपन सर्जरी से? तो उसमें कैसा है कि ओपन सर्जरी में बड़ा चीर करके ऑपरेशन करना पड़ता था। इसके वजह से पेशेंट का पेन ज़्यादा होता था, एक कॉस्मेटिकली बड़ा स्कार आता था। फिर उसके बाद में पेशेंट, इसके वजह से पेशेंट को ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। पेशेंट का मूवमेंट, पेशेंट का रिस्ट्रिक्शंस, डाइट रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन आता था। तो ये सब लैप्रोस्कोपी में एडवांटेजेस करके आ गए। कुछ जगह ओपन सर्जरी जो अच्छे तरह से नहीं कर पाते थे, वो लैप्रोस्कोपी से हम करने लगे, तो ब्लीडिंग का चांसेस कम हो गया, इन्फेक्शन का चांसेस कम हो गया। तो इसके बाद में एक इरा है अभी रोबोटिक का इरा। तो लैप्रोस्कोपी में जो भी हमको एडवांटेजेस मिले हैं, जैसे कि कम स्टे, कम इन्फेक्शन, कम ब्लीडिंग और जल्दी मोबिलाइजेशन, ये सब रोबोटिक में है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, मैं आपको बताना चाहूँगा। नॉर्मली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम क्या करते हैं, एक सर्जन ऑपरेट करते रहता है, उसको एक असिस्टेंट असिस्ट करते रहता है, जैसे कैमरा दिखाते रहता है, लैप्रोस्कोपिक कैमरा रहता है। बॉडी में ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी में क्या करते हैं, हम कट के बजाय 3-4 होल्स करते हैं। वो होल्स में से हम पोर्ट्स डालते हैं, पोर्ट्स में से इंस्ट्रूमेंट डाल के हाथ से ऑपरेशन करते रहते हैं। वहाँ सर्जन खुद हाथ से ऑपरेट करते रहता है, तो बहुत मेजर सर्जरी रहेगा। काफ़ी टाइम तक अगर करने की ज़रूरत रहती है तो सर्जन खुद एग्जॉस्ट हो सकता है, थक सकता है। रोबोटिक में ये सर्जन कंसोल पे जाके करते रहता है, तो ये थकावट सर्जन को भी नहीं होता है। तो ये सर्जन के लिए एक एडवांटेज है। ये पेशेंट को डेफिनेटली एडवांटेज रहेगा, क्योंकि सर्जन नहीं थकेगा तो काम अच्छा करेगा। सेकेंड एडवांटेज क्या रहता है कि जैसे मैं बताया कि इधर लैप्रोस्कोपी में असिस्टेंट सर्जन आपको कैमरा दिखाते रहता है। रोबोटिक में जो कंसोल पे सर्जन बैठा रहता है, वो खुद उसके अंडर ही कंट्रोल रहता है। कैमरा को उसको जहाँ पे देखना है वहाँ पे वो फोकस करके देख सकता है। यानी गाड़ी चलाने वाला भी वही है और विंडशील्ड देखने वाला भी वही है। ऐसा है कि कोई दूसरा गाड़ी चला रहा है और दूसरा कोई उसको गाइड कर रहा है। तो इसका एक एडवांटेज है। दूसरा, रोबोटिक का एक और बड़ा एडवांटेज क्या है, ये विजन के हिसाब से बोलूँगा तो 3 डायमेंशनल और हाई डेफिनेशन विजन मिलता है कंसोल में जब बैठे रहते तभी। उसमें एक सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जब सर्जन अंदर बैठा है, जब उसका मुंह जो विजुअल इसमें डाल देता है, तभी वो इंस्ट्रूमेंट्स हिलते हैं। तब तक कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट, अनवांटेड मूवमेंट नहीं होता है।
तो दूसरा एडवांटेज में एक हाई डेफिनेशन 3D विजन का बताऊंगा, जो लैप्रोस्कोपी में नहीं मिल सकता है। कैमरा विल बी हैंडल्ड बाय सर्जन, वो एक एडवांटेज है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेज है, लैप्रोस्कोपी में जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनको एंडोरिस्ट नहीं रहता है। रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट में एंडोरिस्ट रहता है। एंडोरिस्ट का फायदा क्या है? नॉर्मली आप ह्यूमन रिस्ट देखेंगे तो ह्यूमन रिस्ट के लिए 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 4 डिग्रीज फ्रीडम ऑफ मोशन है, बट अगर आप रोबोटिक में देखेंगे तो 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलेगा मोशन का, 7 डिग्रीज ऑफ मोशन रहेगा। तो एंडोरिस्ट इज द बिगेस्ट एडवांटेज इन रोबोटिक सर्जरी। यही एंडोरिस्ट की वजह से कोई भी बॉडी का कोई भी कोने में जाके किसी तरह का भी, जैसे कट करना रहेगा या सूचर करना रहेगा या किसी को हमको पकड़ के उसको निकालना रहेगा, तो ये सब में रोबोटिक का बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके साथ एंडोरिस्ट के साथ या हाई डेफिनेशन 3D विजन के साथ या कैमरा कंट्रोल बाय सर्जन, ये सब एडवांटेजेस की वजह से जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज है, जैसे कि यूरोलॉजी का सर्जरीज है, कोलोरेक्टल सर्जरीज है या कार्डियक सर्जरीज है, गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज है, ये सब में रोबोटिक का बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि जो डीप पेल्विक ऑर्गन्स रहते हैं वहाँ तक नॉर्मल लैप्रोस्कोपी में या ओपन सर्जरी में, इनफैक्ट ह्यूमन हैंड्स में हम अंदर पहुँच नहीं पाते हैं, तो वहाँ तक ये रोबोटिक का इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से पहुँच सकते हैं। अच्छे से जाने के बाद उनको डिसेक्शन अच्छा कर सकते हैं, ब्लीडिंग कंट्रोल अच्छा कर सकते हैं, सूचरिंग अच्छा कर सकते हैं। इसके वजह से लेस ब्लीडिंग, ब्लड लॉस कम हो गया, प्रॉपर एनास्टोमोसिस तो कॉम्प्लिकेशंस कम हो गया, प्रॉपर सूचरिंग इसलिए कॉम्प्लिकेशंस कम हो गया। जैसे लैप्रोस्कोपी होता है इसमें भी फास्ट रिकवरी होता है क्योंकि इसमें भी कट नहीं है। तो ये सब एडवांटेजेस रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा है। तो तीसरा ये चीज़ मैं बार बार वही बता रहा हूँ कि ये सब मूवमेंट्स खुद सर्जन करते रहता है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर खुद अपने आप कर रहा है। सर्जन अगर चाहता है कि मशीन नहीं हिलना चाहिए तो 1 मिनट के लिए भी वो ऐसे कंसोल से मुंह भी बाहर ले लेता है तो भी कोई मूवमेंट नहीं होता है। सो कॉम्प्लिकेशंस रोबोटिक की वजह से या मशीन फेलियर से होने का चांसेस ऑलमोस्ट नील है, लेस देन 1%। अगर हार्डवेयर में कुछ फेलियर रहेगा तो होता है, तो होने के बावजूद भी पेशेंट को या पेशेंट के कोई ऑर्गन को कोई डैमेज नहीं होता है। इसमें इतना सेफ्टी फीचर डाला गया है, इसके बावजूद कोई कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस नील है। और एक फिर रोबोटिक का जैसे एडवांटेज बताया मैं, ब्लीडिंग लेस होता है इसलिए स्कार लेस होता है, कॉम्प्लिकेशंस लेस होता है, इन्फेक्शन रेट कम है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम हर सर्जरी में रोबोटिक्स को यूज करें। रोबोटिक सर्जरी के भी कुछ सर्जरीज है वहीं पे रोबोटिक सर्जरी यूज करना चाहिए। जो सर्जरीज के लिए रोबोटिक्स डिफाइंड है, जिसमें एडवांटेज प्रूवन है, उसी में उसको यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हर सर्जरी रोबोटिक्स से कर सकते हैं। जैसे मैं एज ए यूरोलॉजिकल सर्जन मैं बताना चाहता हूँ, यूरोलॉजी में ऐसा नहीं कि हम स्टोन सर्जरी रोबोटिक्स से करते हैं। हम यूरोलॉजी में रोबोटिक सर्जरी कैंसर्स लाइक प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर, इनका ट्रीटमेंट में करते हैं। जैसे बिनाइन कंडीशन में भी यूज करते हैं, जैसे पाइलोप्लास्टी बोलते हैं हम लोग, पेल्वियोरेट्रिक एनास्टोमोसिस। सो बहुत सारे डिसीजेस है जहाँ पे रोबोटिक का एडवांटेज है, और जहाँ पे इसका एडवांटेज है वहीं पे यूज होना चाहिए। तो रोबोटिक प्रोस्टेक्टमी का एग्जांपल देना चाहूँगा इधर, क्योंकि उसमें तो रोबोटिक्स हैज बिकम इट इज लाइक अ बून फॉर द सर्जन एंड द पेशेंट। अब प्रोस्टेट एक ऐसा ऑर्गन है जो डीप पेल्विस में सीटेड है, तो इसको ओपन सर्जरी में जो करते थे तभी ब्लीडिंग एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता था, बिकॉज वो एरिया में जाके ब्लीडर को कंट्रोल करना या सूचर करना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी में ब्लीडिंग, यूरिनरी लीकेज, ऑपरेशन के बाद या कुछ दिन के बाद पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाता है। तीसरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दीज वेयर लाइक कॉम्प्लिकेशन। 100 में से आप देखेंगे तो 25, 30, 40 पेशेंट तक ये सबको कॉम्प्लिकेशन होता था। बट जब से रोबोटिक सर्जरी आए हैं तब से ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते होते आए हैं। ब्लीडिंग तो हार्डली मिनिमल ब्लीडिंग रहता है। अभी 100 ऑपरेशन करते तो हार्डली 3, 4, 5 पेशेंट को ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है। तो 95-96% पेशेंट को ब्लड देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दूसरा है कि जो
पेशाब का थैली प्रोस्टेट निकालने के बाद पेशाब की नली यूरेथ्रा बोलते हैं, यूरेथ्रोवेसिकल एनास्टोमोसिस जो हम करते हैं, इसमें जो रोबोटिक फाइन आर्टिकुलेशन से हम सूचरिंग जो कर सकें, ये करने से यूरेथ्रोवेसिकल एनास्टोमोसिस इतना अच्छा होता है कि लीकेज होने का चांसेस कम होता है। रोबोटिक प्रोस्टेक्टमी हम नर्व स्पेयरिंग का एक मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, जहाँ जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है उसके चांसेस बहुत कम है। यही सब चीज़ हम ओपन या लैप्रोस्कोपी में नहीं कर सकते हैं, जो रोबोटिक से कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द फाइनेस्ट मूवमेंट्स, द एंडोरिस्ट एडवांटेजेस। कोई सर्जन को अगर ट्रिमर्स है तो रोबोट वो ट्रिमर्स को भी स्केल करके फाइन मूवमेंट्स दे देता है। तो ट्रिमर्स जो ओपन सर्जरी में लैप्रोस्कोपी में हाथ हिल सकता है, वो रोबोट में वो भी नहीं हिलेगा। जब मास्टर कंट्रोल पे उनका हाथ हिलेगा तो भी वो स्केल करके उस पर गया रहता है, तो मूवमेंट्स, आर्म का मूवमेंट जब होता है तभी वो कोई अंदर ट्रिमर्स नहीं रहता है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। जैसे प्रोस्टेट में हम इसको यूज करते हैं, वैसे ब्लैडर कैंसर में ब्लैडर निकालने के लिए ब्लैडर और प्रोस्टेट के साथ निकाल के जब आतड़ी का पेशाब का थैली बनाते हैं आतड़ी यूज करके, उसमें रोबोटिक यूज करते हैं। दूसरा है कि किडनी के कैंसर्स के लिए, किडनी के कैंसर में भी जो पूरा किडनी इन्वॉल्व रहता है, बड़ा ट्यूमर रहता है, उसमें तो हम लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। बट जब छोटा ट्यूमर रहता है, किडनी के अंदर तक गया है, या खाली हमको ट्यूमर निकालना है, किडनी को बचाना है, नेफ्रॉन सेविंग सर्जरी बोलते हैं उसमें, तो उसमें रोबोटिक हैज बिकम बिगेस्ट एडवांटेज। क्यों? इसका आर्टरी वेन को अच्छा से डिसेक्ट कर सकते हैं, जो नस नाड़ी रहते हैं उनको हम अलग सा क्लैम्प करके, और जितना ट्यूमर का एरिया है उतना ही पार्ट रिसेक्ट करके निकाल सकते हैं। रोबोटिकली आर्म यूज करके हम लोग अल्ट्रासाउंड, इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हैं। ये अल्ट्रासाउंड से हमको ट्यूमर कहाँ तक अंदर गया है वो भी दिख सकता है, तो एग्जैक्टली उतना ही पार्ट कम कट करके निकाल सकते हैं। निकालने के बाद जो सूचरिंग है वो अगेन रोबोटिक के वजह से ही बहुत इजी हुआ है, और इसके वजह से ब्लीडिंग का चांसेस, कॉम्प्लिकेशन का चांसेस बहुत कम हो जाता है। सो रोबोटिक्स इसके वजह से प्रोस्टेट सर्जरी में, ब्लैडर सर्जरी में, किडनी सर्जरी में इट हैज बिकम बूम। अदर देन दिस, रोबोटिक सर्जरी गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज में भी यूज़ करते हैं, कोलोरेक्टल सर्जरी में यूज़ करते हैं, ये हार्ट सर्जरी में भी यूज़ करते हैं, तो मल्टीपल यूजेस है। बट कोई भी सर्जरी का रोबोटिक का एडवांटेजेस रहेगा तभी उसका इंडिकेटेड है। तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं हर सर्जरी रोबोटिक से करूँगा। देर आर सर्टेन सर्जरीज विच आर डन रोबोटिकली, और उनको ही हम रोबोटिक से करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस में एज सच बात करेंगे तो नॉर्मली जो ओपन ऑपरेशंस में जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग है, ये सब हो सकते हैं, बट उसका परसेंटेज कम रहेगा। सेम लैप्रोस्कोपी में जो जो हो सकते थे, जैसे एनेस्थेसिया प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसमें भी एनेस्थेसिया का प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो एडिशनल एडवांटेज खाली रोबोट एज सच यूज करने का, यानी वन की सर्जन के लिए प्रिसाइज मूवमेंट करने का एक हेल्प मिलता है एंडोरिस्ट की वजह से, विजन अच्छा होता है, और ट्रिमर्स रहेगा तो स्केल होता है। देन कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल भी सर्जन के हाथ में रहता है। तो एक्चुअली सर्जन क्या करते रहता है, तो दो मास्टर कंट्रोल्स रहते हैं, उसके ऊपर वो अपने फिंगर्स डाल के ऑपरेट करते रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि यही मूवमेंट, अभी एक रोबोटिक का रोबोट को देखोगे तो उसको 4 आर्म्स रहता है, एक कैमरा आर्म रहता है और 3 इंस्ट्रूमेंट आर्म रहता है। तो एडिशनल एडवांटेज क्या है, 4th आर्म होने की वजह से कोई आप लैप्रोस्कोपी में दूसरे असिस्टेंट को लेके कोई चीज को रिट्रैक्ट करने के लिए बोलेंगे, वो रिट्रैक्टर के लिए असिस्टेंट की जरूरत नहीं। इधर 4था आर्म होने से वो रिट्रैक्शन आप खुद से कर सकते हो। एक बार रिट्रैक्ट करके वो आर्म को रेस्ट कर दो, फिर अगेन 1 and 2 आर्म यूज करके आप ऑपरेशन कर सकते हो। तो इसमें असिस्टेंट सर्जन का रोल काफी कम हो जाता है। तो अगेन एक और असिस्टेंट सर्जन किस तरह से रिट्रैक्ट करेगा, वो उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये रोबोटिक में आप खुद से उतना कंट्रोल कर सकते हैं, जितना आपको रिट्रैक्शन चाहिए, कौन सी जगह पे रिट्रैक्शन चाहिए, कहाँ पे आपको ऑपरेट करना है, कहाँ पे वो दिखाना चाहिए, ये सब चीजें इतना कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल हो सकता है, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत कम हो जाता है। तो जैसे मैं बोला, कॉम्प्लिकेशंस में इसमें देखेंगे तो जो लैप्रोस्कोपी में कॉम्प्लिकेशन थे वही सब कॉम्प्लिकेशन में होता है, बट इनफैक्ट द रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर लेस। जैसे प्रोस्टेट सर्जरी में आपको बताया, इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी लीकेज का चांस अभी लेस देन 3% हो गया है। जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के चांसेस काफी कम हो गया है। वही सेम थिंग ब्लीडिंग का, तो आपको जैसे बताया कि ब्लीडिंग हार्डली नहीं पेशेंट्स को हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की जरूरत पड़ती है आजकल। तो
ये सब एडवांटेजेस ये रोबोटिक के वजह से है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट इन लैप्रोस्कोपिक ओपन सर्जरी। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि रोबोटिक्स को कॉस्ट के वजह से आप ऐसा मत सोचिए कि ये कॉस्टली है तो हम नहीं कर पाएंगे, बट उसका एडवांटेज है डेफिनेटली। कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो देखेंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से। तो आई वुड रिकमेंड a prostate surgery or a bladder cancer surgery or a partial nephrectomy or any pyeloplasty, बहुत सारे सर्जरीज है यूरोलॉजी में, वो सब सर्जरी जितना रोबोटिक से अच्छा होता है उतना लैप्रोस्कोपी या ओपन से अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स और स्टडीज हो चुके हैं जो प्रूव कर चुके हैं कि ये रोबोटिक्स के वजह से, रोबोटिक्स यूज करके जो सर्जरीज करते हैं वो डेफिनेटली उसका आउटकम्स सक्सेस रेट वो लैप्रोस्कोपी ओपन सर्जरी से ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड रोबोटिक सर्जरी वेयर एवर इट इज इंडिकेटेड। इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।